हेलो बच्चों, सुलक्ष क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हमारा रिवीजन सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्ज एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। तो चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में हम लोग फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज इन आवर होम, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ को हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है, जो हमारे हाउस में लाइट, फैन, कूलर, एसी, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको चलाने में काम आता है। इंडस्ट्रीज में मशीन्स, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे इंजन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, मेट्रो है, ठीक है। तो सब में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क करवाने के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली दो टाइप्स की होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसमें चार्ज रेस्ट में होता है, नाम से ही पता चलता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रुका हुआ हो, फ्लो नहीं करे, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि हम लोग जनरली 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 12th में है, ठीक है। फिर भी बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में देखें। इलेक्ट्रिसिटी अकर्स किस में होता है? जनरली ये इंसुलेटर्स में अकर्स होता है, ठीक है। कंडक्टर्स को अकर नहीं करता है। तो हम लोग जो कम को ड्राई हेयर पर रब किए, तो वो क्या हो गया? चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हुआ? जब हम लोग कम को हेयर पर रब कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट के कारण उसका इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण उसमें चार्ज आया। हम लोग एटम्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा या जाएगा, आइदर इट लूज और गेन, इट विल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर वही ये मार्कर है, ठीक है। इसको हम लोग ड्राई हेयर में रब किए, तो ये क्या हुआ? फ्रिक्शन के कारण चार्ज हुआ। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, या अगर ये हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज हो गया, तो ये अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, जो कि टाइनी पीसेस ऑफ पेपर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लाइटनिंग इन द स्काई। जो थंडर स्टॉर्म के समय बिजली आसमान में चमकता है, वो किसका एग्जाम्पल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें चार्जेस मोशन में होता है, ठीक है। चार्जेस क्या होता है? मोशन में होता है, यानी चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। रुका हुआ नहीं रहता है। इसमें रुका हुआ रहेगा, इसमें रुका हुआ नहीं रहेगा। इसमें एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक फ्लो करेगा वो। ये जनरली कंडक्टर में होता है। जनरली क्या, ये कंडक्टर में ही होता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। हम लोग जो अपना हाउस में यूज करते हैं, जैसे लाइट बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, जितना भी डिवाइसेस है, सब किस पर वर्क करता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। स्टैटिक पर वर्क नहीं करता, ठीक है। अब चार्ज देखते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चार्ज हम लोग किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो टाइप का होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस भी लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस भी लिखते हैं, ठीक है। अब वो एटम्स में पढ़े ही हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम चार्ज या लाइक चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा। रिपल करेगा कहने का मतलब, अगर प्लस प्लस को पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को अलग करेगा। उसी तरह से माइनस माइनस चार्ज को पास में लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को अलग करेगा। लेकिन अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज को एक साथ लाएंगे तो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। अगर प्लस और माइनस को साथ साथ लाएंगे तो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना आपको कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज बनाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज बनता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में क्या आता है? करंट आता है,
ठीक है। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। डिफिनेशन हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या हुआ? I बराबर Q बाय T, जहां I क्या है? करंट है, यूनिट एम्पियर है, डिनोटेड बाय कैपिटल है। उसी तरह से Q क्या है? चार्ज है, यूनिट क्या है? कूलम है, डिनोटेड बाय कैपिटल C। और T क्या है? टाइम है, यूनिट क्या है? सेकेंड है, और डिनोटेड बाय S। अब 1 एम्पियर करंट क्या होगा? जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकंड के लिए पास करेगा तो उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। ठीक है। 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 कूलम पर सेकंड या 1 कूलम सेकंड इनवर्स। ठीक है। करंट को हम लोग जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। ठीक है। कैसा होता है ये आप स्क्रीन पर देखिए। एमीटर कैसा है? इस तरह का एमीटर होता है। ठीक है। जो सर्किट में डिवाइस के सीरीज में लगता है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है और वो सीरीज में क्यों लगता है। ठीक है। अब कुछ अदर यूनिट देख लेते हैं हम लोग करंट का। तो 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और 1 मेगा एम्पियर 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है। सीरीज क्या होता है? एक के बाद एक, यानी एंड टू एंड जो है। एमीटर है उसका प्लस माइनस है, कंडक्टर वायर है उसके एक साइड में लगा है। ठीक है। इसको इस तरह के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। जब हम सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा से देखेंगे हम लोग। करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है इसका मतलब उसमें चार्ज फ्लो करता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा ना, जब तक इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो वर्क कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाना है काम, उसको वर्क करने का काम कौन करता है? किसके थ्रू होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग शॉर्ट में पीडी लिखते हैं या उसका सिंबल वी होता है। ठीक है। आप पीडी कहीं पीडी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं वी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग एक चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेज। हम लोग घर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, घर में क्या बोलते हैं? वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज्यादा है। तो वोल्टेज क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ठीक है। तो अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। V इक्वल्स टू W/Q का फार्मूला होता है, यानी चार्ज के ऊपर वर्क करना, चार्ज के ऊपर वर्क। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। जहां V पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट वोल्ट है, सिंबल V है। W क्या है? वर्क ऑन चार्ज है, यूनिट जूल है, सिंबल J है। और Q क्या है? चार्ज है, यूनिट कूलम है, सिंबल C। मैं बार बार यूनिट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यूनिट याद हो जाए वीडियो देखते देखते में, क्योंकि यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। जो क्वांटिटी जिस यूनिट में, आपको उसी यूनिट में रखना पड़ेगा। मिली एम्पियर दे दिया तो आपको एम्पियर में चेंज करना ही पड़ेगा, मिली एम्पियर में क्वेश्चंस नहीं बना सकते। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे नापते हैं? वोल्टमीटर से नापते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वोल्टमीटर, इस तरह का वोल्टमीटर होता है। एमीटर वोल्टमीटर दोनों सेम ही होता है, बस एक में ए लिखा रहेगा, एक में वी लिखा रहेगा। अब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, और वो डिवाइस के पैरेलल में लगाया जाता है। जिसका हम लोग को वोल्ट नापना है उसके पैरेलल में हम लोग वोल्टमीटर को लगाते हैं। ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है जिसका आपको वोल्टेज नापना है, तो एक एंड इस तरफ, एक एंड इस तरफ, और वोल्टमीटर इस तरह से लगेगा। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल वर्क करेगा 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, बस कुछ नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट वोल्ट, वर्क इसका यूनिट जूल, चार्ज इसका यूनिट कूलम। अब यहाँ पर देख रहे हैं, सबको 1 कर देंगे। अब 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलम चार्ज पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उसी को 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक पहुंचाने में एक कूलम चार्ज को जो एक जूल का वर्क करेंगे उसी को हम लोग 1 वोल्ट करेंगे। अब यहाँ वो 1 कूलम चार्ज बोले, या 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है। ठीक है। एक कूलम चार्ज का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है वो। ठीक है। कॉमन सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज सेल और बैटरी।
जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? सेल या बैटरी। सेल सेल जोड़ के क्या बनता है? बैटरी बनता है। सिंबल उसका ऐसा होता है, सेल एक लंबा लाइन रहेगा, एक छोटा लाइन रहेगा। लंबा लाइन प्लस होता है, छोटा लाइन माइनस होता है। तो ये एक है, इसको सेल बोलेंगे, इसी में कनेक्ट कर लेंगे आगे के लिए क्या कहलाएगा? बैटरी। एक प्लस एक माइनस टर्मिनल इसका, ठीक है। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग टर्म, फ्लो ऑफ करंट। आप लोग डिफिनेशन पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी चार्ज फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। डिफिनेशन से तो ये पता चलता है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। सेल के पॉजिटिव से निकलता है करंट और सेल के नेगेटिव तरफ जाता है। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब ये तो उल्टा बात हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना पड़ेगा, इसीलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन बोला गया है। कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा गया था, उससे बहुत पहले इलेक्ट्रिसिटी खोज ली गई थी। तो इलेक्ट्रिसिटी खोजने के समय लोग ये मानते थे कि कोई भी चीज जो फ्लो करती है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करती है। आइदर आप एयर ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए, कुछ भी चीज ले लीजिए, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा वो, ठीक है। तो उसी तरह से जब बैटरी बनाया गया था तो उसमें दो टर्मिनल लिया गया था, एक प्लस एक माइनस। तो प्लस को हाई लेवल हाई पोटेंशियल माना गया और माइनस को लो पोटेंशियल माना गया। तो लोग मानते थे कि प्लस से करंट निकल के माइनस की तरफ जाता है। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन खोजा गया तो इसका जस्ट उल्टा हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जाता है तो नेगेटिव वाला क्या है? हाई है। तो उस समय थ्योरीज, बुक्स सब चीज बन चुकी थी, तो उसको चेंज करना ठीक नहीं था। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उस पर काम कर चुके थे, उस पर नोट्स वगैरह वगैरह दे चुके थे। तो इसीलिए यही मानते आए हैं हम लोग कि प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सर्किट में हम लोग प्लस जिधर रहेगा उधर से एरो दिखाएंगे करंट का, माइनस तरफ से नहीं दिखाएंगे। मान लेते हैं एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी का लंबा वाला, तो ये लंबी लाइन प्लस है, ये छोटी लाइन माइनस है। तो हम लोग करंट जब भी दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे, माइनस से कभी नहीं दिखाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात को याद रखना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम में हमेशा प्लस से करंट निकलता है और वो घूम के सर्किट में किधर आता है? माइनस की तरफ आता है, ठीक है। अब मेटल वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, इस बात को जानना। तो कंडक्टर क्या है? मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, व्हाई? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर क्या है? मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है इससे, और इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिससे इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं कर पाती है। अब कंडक्टर जो है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। मान लो कि वायर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 इधर उधर रोमिंग अराउंड करते रहते हैं, ठीक है। रोमिंग अराउंड करते रहते हैं रैंडमली मोशन में, ठीक है। जब हम लोग सोर्स को कनेक्ट करते हैं, सोर्स मतलब सेल या बैटरी कंडक्टर में, तो क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। तो पूरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और करंट हाई पोटेंशियल से निकलता है, तो यानी प्लस से करंट निकलता है। तो कहने का मतलब है ये डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ किसका हुआ? करंट का हुआ, ठीक है। और नेगेटिव से प्लस की तरफ ये डायरेक्शन किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का हुआ। तो ये छोटा सा बात आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, और करंट का फ्लो हमेशा बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ होता है आउटर सर्किट में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब है कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट होता है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग की छत पर टंकी है और नीचे मोटर है,
मोटर की हेल्प से हम लोग टंकी को फिल करेंगे। तो क्या होगा, हम लोग मोटर चलाए, मोटर चलाने क्या हुआ, पानी टंकी में जाने लगा। तो जो मोटर प्रेशर दे रहा पानी को ऊपर फेंकने के लिए, उसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं वोल्ट। और जो पानी फ्लो हो रहा है जो टंकी में जा रहा है, वो फ्लो को क्या बोलेंगे हम लोग, करंट। तो जब घर में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो मोटर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा प्रेशर होगा तो टंकी क्या होगा, जल्दी भरेगा। क्यों, क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर घर का वोल्टेज कम हुआ तो मोटर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। मोटर का कम प्रेशर से पानी को धक्का देगा तो पानी का फ्लो भी क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा और टंकी लेट से भरेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाए तो पानी का फ्लो भी बढ़ा, और हम लोग प्रेशर घटाए मोटर का तो पानी का फ्लो भी कम हुआ। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह से हुआ, तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है आर, जो कि क्या होता है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, उसका सिंबल ये है, और ये सिंबल को हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज डेट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का हिंदी मतलब होता है रुकावट। तो कोई भी चीज मूव कर रहा है उसको रोकना, कम करना। ठीक है, तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग वहां पर डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं V इक्वल्स टू I, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट किस पर डिपेंड करता है, पहला वोल्टेज पर, तो दूसरा रेजिस्टेंस पर। करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। और रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम किसी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उसमें से करंट फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, और किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मोटर वाला एग्जांपल से समझें तो पानी जो फ्लो कर रहा है, करंट उसको कहेंगे हम लोग। अगर हम लोग पाइप को दाब दिए तो क्या हुआ, पानी का फ्लो कम हो गया। पाइप दाब दिए तो पानी का फ्लो कम हो गया। तो वही जो दाबे हम लोग फ्लो को कम करने के लिए, वही क्या कराया, रेजिस्टेंस कराया। ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है, तो पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तीसरा मटेरियल के नेचर पर, और चौथा टेम्परेचर पर। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास नल है। ठीक है, नल से जो पानी का प्रेशर गिर रहा है, ठीक है, बिना उससे पाइप लगा, नल खोले हम लोग, नल से पानी गिर रहा है, उसका फोर्स ज़्यादा होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वही हम लोग 1 किलोमीटर लंबा पाइप उस नल में लगा दी और उसको खोलेंगे, तो जो बिना पाइप लगाए प्रेशर था और जो 1 किलोमीटर के बाद पानी निकलेगा उसका प्रेशर, क्या दोनों सेम है? नहीं। 1 किलोमीटर पाइप लगाएंगे तो उससे जो पानी निकलेगा बहुत धीमा निकलेगा। तो इससे क्या पता चला, क्या पानी का फ्लो क्या हो गया, लंबाई बढ़ने से कम हो गया। पानी का फ्लो यानी करंट कब कम हुआ, जब लेंथ बढ़ा। जब करंट कम हुआ लेंथ बढ़ने पर, तो क्या बढ़ा होगा, डेफिनेटली सा बात है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बढ़ा कब, जब लेंथ बढ़ा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये पहला इक्वेशन बना। अब एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, मान लेते एक नल है, ठीक है, उसमें एक पाइप लगा है, एक पतला पाइप और एक इतना मोटा पाइप लगा है। ठीक है, एक इतना मोटा पाइप लगा है और एक इतना पतला पाइप लगा है। ठीक है, तो किस पाइप से पानी जल्दी निकलेगा, ठीक है, बिना रुके। तो सिंपल सा बात है, इतना मोटा पाइप लगाएंगे उसको उतना जगह मिला, पानी आराम से फ्लो करेगा। जितना पतला पाइप लगाएंगे उससे उतना ही कम स्पीड में पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया पानी के फ्लो को रोक रहा है। तो जब हमने मोटा पाइप लगाया तो पानी का फ्लो ज़्यादा था, पानी का फ्लो ज़्यादा था यानी उसका करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। और जब पतला पाइप लगाए तो पानी का फ्लो बहुत कम था। जब पानी का फ्लो कम है, करंट कम है, तो डेफिनेटली तो बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इससे पता चलता है कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मर्ज करते हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाय A। यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट हम लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और उसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पहले निकालते हैं। R यहाँ है, A R के बगल में आएगा, और L यहाँ है, L R के नीचे आएगा। ठीक है, अब यूनिट क्या निकला इसका,
रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर, और लेंथ का यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ तो यूनिट क्या आया ओम मीटर। ठीक है, इस सिंबल को जो पी ऐसा टेढ़ा था पी, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम लोग रो पढ़ते हैं। जैसे इस सिंबल को हम लोग ओमेगा पढ़ते थे तो इस सिंबल को हम लोग रो पढ़ते हैं। और ये होता क्या है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या हुआ, सब कंडक्टर का अपना अपना क्षमता होता है किसी भी चीज को अपोज करने का। ठीक है, प्लास्टिक का अलग क्षमता हुआ, एल्यूमिनियम का अलग होता है, ठीक है, आयरन का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है। तो वो किसके कारण होता है रेजिस्टिविटी के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेचर पर। तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है बहुत कम है, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या है बहुत हाई है। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट को पास करने नहीं देगा, और जब रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट उससे पास होगा। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मेनली ये आपके 12 का चीज है, अभी आपको इसको पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ जिसमें लोग वी आई ग्राफ भी बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस को हम लोग वोल्ट को लेते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग करंट लेते हैं। तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे वैल्यू निकाल के, मान लेते हैं 2 वोल्ट है तो 1 एम्पियर करंट है, 4 वोल्ट है तो 2 एम्पियर करंट है, 6 वोल्ट है तो 3 एम्पियर करंट है। ठीक है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट। इसी तरह 100 रीडिंग आया मान लेते हैं, तो जब इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, और एक पॉइंट यहाँ आएगा। तो जब हम इस पॉइंट को जोड़ के लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सर्किट में 2 तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक सीरीज में दूसरा पैरेलल में। जब रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ते हैं, एंड टू एंड जोड़ने का मतलब जैसे ये है, इसका एक एंड ये है एक एंड ये है, अब मतलब ये पेन है, इसका एक एंड ये है एक एंड ये है, तो इस तरह से जब जोड़ते हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एंड टू एंड जोड़ते हैं तो उस तरह के कनेक्शन को हम लोग सीरीज बोलते हैं। पैरेलल में क्या है एक्रॉस जोड़ता है। एक्रॉस जोड़ना मतलब एक तरफ के एंड को एक तरफ जोड़ दिए और दूसरे तरफ के एंड को एक तरफ जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह कनेक्शन को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। तो सीरीज में क्या होता है एंड टू एंड कनेक्शन होता है, और पैरेलल में क्या होता है एक्रॉस कनेक्शन होता है। सीरीज में क्या होता है वोल्ट डिवाइड होता है, करंट कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में क्या होता है करंट डिवाइड होता है, वोल्ट कांस्टेंट रहता है। और जो सीरीज है उसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। मान लीजिए 2 ओम है 3 ओम है 4 ओम है, तो सबसे बड़ा वैल्यू जो 4 ओम है, जब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे 4 ओम से ज़्यादा वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर 2 है 3 है 4 है, अब जब यहाँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा तो जो छोटा वैल्यू है 2 ओम उससे भी कम आएगा। आइए देखते हैं ये सब होता है कैसे। मान लेते हैं एक बैटरी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस तो हमारा सीरीज में है, करंट जा रहा है। अब करंट को क्या अलग अलग रास्ता मिल रहा है क्या जाने के लिए? नहीं, एक ही सर्किट है, एक ही पाथ है। यहीं से करंट जाएगा तो यहाँ भी आई, यहाँ भी करंट आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, घूम घाम के आई। कहने का मतलब है करंट को रास्ता अलग अलग नहीं मिल रहा बैठने के लिए, तो करंट डिवाइड नहीं होगा। लेकिन वोल्टेज इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को मान लेते हैं कि क्वेश्चन बोलता है कि हमको इसका वोल्ट निकालना है, तो हमको वोल्ट मीटर लगाना होगा, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। तो यहाँ पर एक सिंबल V का दे देंगे, तो ये V का सिंबल सिर्फ इस रेजिस्टेंस का वोल्ट निकालेगा। अगर हमको बोलेगा इस दोनों का वोल्टेज निकालना है, तब एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। तो कहने का मतलब है जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है उसके पैरेलल में, उसके पैरेलल मतलब उसका जो 2 एंड है उसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगेगा। एमीटर निकालना है तो एमीटर तो हम जानते हैं कहाँ लगता है सीरीज में, तो सीरीज क्या हुआ एंड टू एंड, यानी यहाँ पर हम लोग एक एमीटर लगा देंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन याद रखेंगे, प्लस इधर है तो इसका प्लस इधर होगा, प्लस इस साइड है तो वोल्टमीटर प्लस इधर होगा, जब इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस। तो मीटर कनेक्शन में है वो समझ गए आप लोग।
अब इसका फॉर्मूला पास है, तो जब फॉर्मूला प्रूव करने बोलेगा क्या सीरीज का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, तो हम लोग को एक बात याद रखना है, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल, जो चीज डिवाइड हो रहा है उसके इक्वल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर V1 वोल्ट है, यहाँ V2 वोल्ट है, यहाँ V3 वोल्ट है। तो कहने का मतलब है हम लोग को V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू इस फॉर्मूला में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, सब जोड़ जाएंगे क्या बनेगा? V बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम लोग V1 को क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बताता है? V इक्वल्स टू IR, ये ना ओम्स लॉ। तो V1 क्या हो गया? अब इसमें करंट क्या है? करंट तो चेंज नहीं हो रहा है, करंट I है, I, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? R1। उसी तरह से V2, करंट यहाँ पर I ही है, लेकिन करंट चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है? R2। उसी तरह से V3 क्या हो जाएगा? IR3। ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, तीनों को जोड़ देंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू इस साइड वाला सबको जोड़ दिए, अब इक्वल्स टू इस साइड वाला जोड़ेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब V1 V2 V3 क्या है? मान लो यहाँ पर 6 वोल्ट है, ठीक है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये तो 1 2 1 3 3 6। कहने का मतलब है कि जब जो भी वोल्ट डिवाइड हो रहा है वो इक्वल किसके होगा? टोटल वोल्ट के, है ना। तो V1 V2 V3 किसके बराबर हो गया? V के बराबर हो गया। अब यहाँ से I कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग को V को IR के फॉर्मूला में है, V इक्वल्स टू IR, I R1 R2 R3। अब यहाँ देखते हैं, I से I कैंसिल, तो R का फॉर्मूला हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा सीरीज का फॉर्मूला का प्रूफ है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, जो भी है उसका जनरली हम लोग सम कर देते हैं, तो हमारा सीरीज में टोटल या इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है। अब आते हैं लोग पैरेलल में। पैरेलल में ध्यान से देखें, तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, करंट जा रहा है। अब करंट को तीन रास्ता मिल गया ना, तो कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा। इससे होगी गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से घूम घाम के वापस यहाँ से आई करंट ही निकला। अब मान लेते हैं कि फिर से 6 एम्पीयर करंट है, तो 1 इसमें गया, 2 इसमें गया, 3 इसमें गया, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 6 एम्पीयर ही निकलेगा। तो मान लेते हैं कि इससे I1 करंट गया, इससे I2 करंट गया, इससे I3 करंट गया, तो इसमें करंट डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट को तीन रास्ता मिल गया फ्लो करने के लिए, ठीक है। अब वोल्टेज, अब ध्यान से हम लोग देखें कि R1 रेजिस्टेंस एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, घूम घाम में कहाँ डायरेक्ट कनेक्ट है? V से कनेक्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब दूसरा रेजिस्टेंस को देखते हैं, अगर इसको भी आगे ऐसे ले जाए और इसको भी ऐसे करके ले जाए, तो ये भी किससे कनेक्ट है? पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली कनेक्ट है। अब तीसरा रेजिस्टेंस, ये ऐसे जाके यहाँ जुड़ा हुआ और ऐसे जाके यहाँ जुड़ा हुआ। कहने का मतलब कि इंडिविजुअली तीनों का तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए वोल्टेज सब में बराबर रहेगा और करंट सब में अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब प्रूव कैसे करेंगे इसको? तो मैंने बताया था कि जो भी चीज डिवाइड हो रहा है उसके इक्वल्स करेंगे। तो यहाँ पर I डिवाइड हो रहा है, तो अब हम लोग लिखेंगे, जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाई R। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 इक्वल्स टू V बाई R1। क्यों? ये वोल्टेज सब में V है, पहला रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या है? V, दूसरा रेजिस्टेंस में क्या है? V, तीसरा में क्या है? V। पहला रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या है? V और करंट I1। उसी तरह से दूसरा I2, VR2, I2 रेजिस्टेंस में वोल्टेज V है, करंट I2 है। I3 इक्वल्स टू V बाई R3। क्या लगा दिक्कत? अब तीनों को ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। I वाला किधर ऐड हुआ? अब V बाई R वाला किधर ऐड होगा? V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अभी बताया मैंने, करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो जितना करंट था सर्किट में उतना ही करंट रहेगा। तो I1 I2 I3 मिलकर क्या बना दिया? I बना दिया। अब यहाँ से V कॉमन निकाल दिया हम लोग, तो इधर क्या बचा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है।
अब आई को हम लोग वी बाई आर के फॉर्म में तोड़ देंगे, वी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और v से v कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला प्रूव हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आता है पावर। व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ऐसा यूनिट पावर का वाट होता है जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। अब यहाँ पर पावर का ये तो बेसिक फॉर्मूला वर्क बाय टाइम। अब हमको पावर को वोल्ट एंड करंट के फॉर्म में लिखना रहता है। दूसरा वोल्ट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तीसरा करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में फॉर्मूला बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय टाइम। ठीक है, अब वर्क है, वर्क से कुछ याद आ रहा है? किससे रिलेटेड? वोल्ट या करंट से रिलेटेड? किसी में भी वर्क का यूज हुआ था? हाँ, वोल्ट में हुआ था, वर्क डन टू मूव चार्ज। ठीक है, तो वोल्ट क्या था? W/Q, चार्ज के ऊपर वर्क। तो यहाँ से वर्क क्या निकल जाएगा? VQ। QV के पास आ गया, तो हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं W के बदले हम लोग VQ/T। ठीक है, अब वोल्ट तो मिल गया मेरे को पावर निकालने के लिए, अब करंट चाहिए। तो इससे करंट कैसे बनाए? तो यहाँ पर चार्ज आ रहा है। अब याद आया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज भी है, बाय टाइम भी है। बाय टाइम मतलब रेट होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ हम लोग I बराबर जानते हैं Q/T। तो ये जो Q/T है इसको हम लोग I लिख सकते हैं, तो VI बन गया मेरा। तो पावर का वोल्ट और करंट में फॉर्मूला क्या हुआ? V/I। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला से ये बनेगा, इसी से अब ये दोनों बन सकता है। अब यहाँ वोल्ट और रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना। वोल्ट तो है ही, अब रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट को हटाना पड़ेगा। तो वोल्ट रेजिस्टेंस करंट किसमें पड़ेगा? हम लोग ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू IR। हमको I हटाना है, I इक्वल्स टू लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R V के नीचे आ जाएगा, V/R। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर I की जगह V/R को पुट कर देना। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू V/R, कहने का मतलब V²/R। तो ये पावर का तीसरा फॉर्मूला। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब चौथा फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। फिर इस पर आते हैं हम लोग। करंट और रेजिस्टेंस, करंट है, रेजिस्टेंस चाहिए, तो वोल्ट से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। V क्या होता है? IR के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू IR इंटू I। VI था, V के बदले IR लिखे और I पहले से था। I इंटू I²R। तो न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, कोई दिक्कत? अब आता है पावर का एक और यूनिट आता है जिसमें हम लोग लिखते हैं हॉर्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्ट में HP लिखते हैं। ये क्या होता है? 746 वाट। ये वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, एक HP कितना के बराबर होता है? 746 वाट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एनर्जी पर। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। तो ऐसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? पावर इनटू टाइम। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला। एनर्जी का यूनिट जूल, पावर का वाट और टाइम का सेकंड। तो जूल इक्वल्स टू क्या होता है? वाट इनटू सेकंड। ठीक है, ये याद है। लेकिन जब कॉमर्शियल यूनिट पर आएंगे हम लोग, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? kWh, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ वाट सेकंड है, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट कैसे में होता है? किलोवाट आवर में। तो यदि वाट को हमें किलोवाट में चेंज करना है, सेकंड को आवर में चेंज करना है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं यूनिट।
जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, तो उसमें यूनिट आता है, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट, जितना भी है उस हिसाब से हम लोग पे करते हैं। तो यही यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। तो अब कभी कभी पूछ लेता है kWh किलोवाट आवर को कैसे में चेंज करना है, जूल्स में, यानी 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तब चेंज करते हैं। तो यहाँ ध्यान से इससे हम लोग इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर है, ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है ना। और ये किसका यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये यूनिट किस में है, जूल में, और ये यूनिट किसमें है, किलोवाट आवर में। तो अब हमको जूल के बराबर करना है। जूल के बराबर क्या होता है, वाट सेकेंड, ना कि किलोवाट आवर। तो यानी इस किलोवाट आवर को हम इसमें चेंज करना है वाट सेकेंड में। तो कर देते हैं, किलोवाट है, तो 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है, 1000 वाट। तो किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए 1000 वाट लिखेंगे। अब आवर है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और वही 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60, 2 बार करते हैं तो सेकेंड आ जाता है। ठीक है, तो आवर को हमको कैसे में चेंज करना है, सेकेंड में, 60 इंटू 60 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड मतलब जूल बन गया, यही तो लाना था मैंने को। तो 1000 इंटू 60 इंटू 60 क्या हो गया, 3600 वॉट सेकेंड। इसी वॉट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो किलोवाट आवर जूल में आ गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 था, यहाँ पॉइंट बैठा है तो 6 हो गया जूल। यानी 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट कितना जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच द करंट पास्ड। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, ठीक है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। वो पहला बात होता क्यों, ठीक है, पहले ये समझिए आप। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें एटम्स होंगे, ठीक है, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो क्या करेगा, वो इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए, मतलब सब एटम से टकराते हुए जाएगा। जब टकरा रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अगर वो चलेगा, ठीक है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। ठीक है, तो ये जो हीट है, अभी तो समझे आप हीट प्रोड्यूस कैसे हुआ। अब ये जो हीट है डिपेंड किस पर करता है, करंट के स्क्वायर पर, रेजिस्टेंस पर, और कितना देर के लिए हम लोग उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम बल्ब जला रहे हैं, बल्ब गर्म हो रहा है, ठीक है, उसका क्या, उस गर्मी का क्या फायदा, कोई फायदा आएगा। फैन चला रहे हैं, फैन गर्म हो रहा है, टीवी चला रहे हैं, टीवी गर्म हो रहा है, तो हीट का कोई फायदा हुआ या नहीं, हीट का तो नुकसान ही हो रहा है। लेकिन हीट का फायदा कहाँ होता है, हीटिंग डिवाइसेस में, हीटिंग डिवाइसेस, ओवन हुआ, माइक्रोवेव ओवन हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, ठीक है, जितना भी हीटिंग डिवाइसेस है सब इसी इफेक्ट पर काम करता है। जो वायर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, सिंपल भाषा में एलिमेंट बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ये मेरा हीटिंग वायर है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट का वायर है, नॉर्मल वायर नहीं है। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएगा ना एटम से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्लो करने के लिए फ्री जगह नहीं है। जब ज्यादा टकराएगा तो क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग एलिमेंट भी उसी तरह से बनाया जाता है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। तो हम लोग किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, वायर का लेंथ बढ़ाएंगे और एरिया को कम कर देंगे, तब मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो फिजिक्स का यही नियम के हिसाब से उस एलिमेंट को बनाया जाता है कि उस वायर का एरिया कम होगा और लेंथ जितना ज्यादा हम लोग कर सकें, और जितना ज्यादा लेंथ कब पॉसिबल है, जब उसको हम लोग सर्कुलर टर्म में किसी भी चीज पर बैठाते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से आपका हीटिंग एलिमेंट काम करता है, चाहे वो आयरन हो चाहे वो ओवन हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब करंट पास करता है तो उसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है क्या वो हीट करके ग्लो करने लगता है। और क्या होता है, आप लोग इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं, ठीक है, फिलामेंट वाला, तो उसमें जो फिलामेंट देखते हैं जो कि टंगस्टन का बना होता है, वो क्या होता है, छोटा 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 करके गोल गोल सा राउंड किया हुआ रहता है। तो गोल राउंड क्यों किया रहता है, वो सीधा क्यों लगता है, तो बस रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। हाँ, वो किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उसको कर्व कर देते हैं, गोल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, कॉइल के फॉर्म में, स्ट्रेट वायर को कॉइल के फॉर्म में कर देते हैं। जब कॉइल के फॉर्म में करेंगे तो छोटा सा जगह हम लोग बड़ा से बड़ा तार को भी एडजस्ट कर देंगे। तो जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग जो वायर यूज करते हैं टंगस्टन होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसके अंदर आर्गन गैस बढ़ा जाता है, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया उतना हाई टेम्परेचर पर तो वो क्या करेगा, बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें कौन सा वायर यूज होता है, नाइट्रोन वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब घर का फ्यूज किस काम में आता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए। क्या होता है, जब ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, सीधा सा बात है, हीट करंट पर डिपेंड करता है, तो जब ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग का जो बल्ब है, फैन है, वो सब नॉर्मल जितना रेटिंग होता है उस करंट पर अच्छा से वर्क करता है। अगर उस पर ज़्यादा करंट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, घर में फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। फ्यूज का वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई या लो होता है। क्यों लो, इसलिए होता है रेजिस्टेंस कि अगर उससे ज़्यादा करंट पास किया तो वो क्या हो जाएगा, हीट होके मेल्ट कर जाएगा। अगर उसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं तो वो क्या करता, मेल्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए जो घर का फ्यूज होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। क्यों, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में करंट जाए तो वो क्या हो जाए, बर्न आउट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, जिसके कारण करंट हमारे घर के डिवाइसेस तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सॉल्व इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।